मैं चाहूंगा अंकुश एकमा प्रेसिडेंट का आप स्वागत करें। इस कार्यक्रम के संयोजक संजय श्रीवास्तव जी कहाँ हैं? संजय श्रीवास्तव जी आइए, सेक्रेटरी असलम साहब का स्वागत करिए। क्योंकि कार्यक्रम स्टार्ट करने के पहले जो फॉर्मेलिटीज है वो तो पूरी करनी पड़ेगी। आइए सेक्रेटरी साहब, आप लोगों को बता दें जो लोग बाहर से हैं, ये केवल यहाँ के सेक्रेटरी नहीं है, सीपीसी के सीओ मेंबर भी है, और यहाँ का जो कारपेट मार्ट बना है, बनवाने और चलाने में दोनों में इनकी भूमिका है। बाहर इनका सेल्फी पॉइंट लगा हुआ है। सर का इंतजार हम लोग कर रहे थे। आइए साहब, केम साहब आइए। असलम साहब के बगल में बैठा दो कुछ, केम साहब को सब सर कर दूंगा। सर मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए कुछ फॉर्मेलिटीज़ की ओर मैं अपने भरत भाई से बोलूँगा कि फ्रैंकलिन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मोहित शर्मा को ऑनर करें। मोहित शर्मा जी आइए भरत। रवि पटौदिया जी को मैं बुलाना चाहूँगा कि हमारे आज के मेन स्पीकर और जिसको कि हम लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, मिस्टर विजय मंत्री जी का स्वागत बुके देके करें। हमारे यहाँ के एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर पीसी जायसवाल जी भी हमारे साथ हैं, और आनंद तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पीसी जायसवाल जी को ऑनर करें। अगर उनको आने में दिक्कत हो तो वहीं पे चले जाओ प्लीज। ये हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी रहे हैं, और इस एज में नए नए बिजनेस लगाने का जो इनको शौक है वो काबिले तारीफ है। काका साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि डॉक्टर गुप्ता को ऑनर करें, जिन्होंने कोविड में बहुत लोगों की जान बचाई है। काका साहब आइए। डॉक्टर गुप्ता, आप दोनों गुप्ता है, आप दोनों आ जाइए एक साथ, एक बुके में दोनों का काम हो जाएगा। ये कंफ्यूजन आपका बिल्कुल सही था, और हमने भी जानबूझ करके नहीं बोला। दोनों को आप ही को ऑनर करना है सर। यस एक बुके और दो भाई। नहीं नहीं हाँ हरीश जी एक मिनट आइए। हमारे गोपीगढ़ से हमारे एक्स सीओ मेंबर मिस्टर संजय जी आए हैं, प्लीज उनका भी स्वागत करिए। आइए आ जाइए फोटो थोड़ा ठीक से आइए, ऑनलाइन चल रहा है भाई। अब मेरे ख्याल से फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी है, और अब ज़्यादा फॉर्मेलिटीज में नहीं पढ़ते,
अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी सिराज होटल में। छोटी सी जगह बदोई होने के बावजूद करीब 14 पत्रकार वहां आए थे और उन पत्रकारों ने जिस तरह के क्वेश्चन किए और हमारे एक्सपर्ट मोहित शर्मा जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, दिल्ली बेस है लेकिन पूरा आधा इंडिया इनके हाथ में है, और विजय मंत्री जी जिनको कि कोई परिचय करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने अपना परिचय जो था वो मैंने आप लोगों को प्रोफाइल भेज भी दी थी। अगर पूरा लिखे तो कई पेजों में आएगा। मैं चाहता था कि थोड़ा सा मोहित शर्मा जी को बुलाने से पहले ये बता सकूं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हुआ क्या। बच्चा जब भी कोई मिलता था म्यूचुअल फंड के बारे में तो यही बोलता था, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये किसने एडवर्टाइज किया? एमपी ने किया, सेबी ने परमिशन दिया। तो लोगों के दिमाग में सब कुछ नहीं आया लेकिन रिस्क आ गया। जैसे सिगरेट में लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बाद एमपी और सेबी ने ही उसको करेक्ट किया, कहा म्यूचुअल फंड सही है, टिक का निशान लगा दिया। दो 2020 में जब 2020 में जब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ प्रॉब्लम आई, आज उसी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने प्रूव कर दिया 3 साल में कि म्यूचुअल फंड सही है। उन्होंने लोगों के पैसे ही नहीं वापस किए, शानदार तरीके से ब्याज देके वापस किए, और जो बचे भी हैं वो ब्याज का कुछ पोर्शन बचा है क्योंकि ब्याज उनकी दूसरों से ज्यादा थी। बहुत शंकाएं थी, समय ने उसको सॉल्व किया और 2020 से 23 3 सालों में हम लोगों ने प्रूव किया कि नहीं, हम भी सही है, म्यूचुअल फंड भी सही है और हम लोगों ने गलत प्रोडक्ट नहीं बेचे। मैं ठुकराल कैपिटल मार्केट को रिप्रेजेंट करता हूं क्योंकि स्टेब्लिश मैंने किया है। मेरे फादर शेयर में विश्वास नहीं करते थे। वो अक्सर, चूंकि ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी, वो अक्सर बोलते थे यार ये शेयर बकरी मेरे को नहीं समझ में आती। बट हमने रिसर्च किया, हमने गवर्नमेंट डिपॉजिट्स भी किए, प्राइवेट भी किए, और उसके बाद मैंने महसूस किया और आज आपके आशीर्वाद से पैन इंडिया में टॉप 30 में अपना रैंक है। नॉर्थ इंडिया में हम लोगों ने एक अच्छी पोजीशन बनाई है, और जिस समय मुझे नॉन मेट्रो का अवार्ड मिला उसी दिन मैंने बॉम्बे में संकल्प लिया था कि नॉन मेट्रो में से मैं नॉन वर्ड हटाऊंगा, और मैंने दिल्ली में जाके कनॉट प्लेस में ऑफिस खोला, जिसको बाद में मैंने अपनी 1 नहीं 2 प्लेस पे ओन परचेज करके आज वहाँ पे ऑफिस खोला है, जहाँ इन सारी एजेंसीज के अपने ऑफिस रेंटेड है, मेरे अपना ओन है। क्योंकि फादर ने कभी सिखाया नहीं कि किराए पे लेकर किराया खाने के लिए सिखाया। तो अब मैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के बारे में आता हूँ कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है क्या। उसके लिए मैं ज़्यादा अपना समय ना लेके मोहित शर्मा जी को बुलाता हूँ, जो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। जिस समय बनारस में ऑफिस नहीं था तब से मैं लखनऊ से काम करता था, तब से वो हमारे साथ थे। पहले लखनऊ से दिल्ली, अब दिल्ली से ये बॉम्बे पहुँच गए हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि अगले साल जब मुझे मिले तो मुझे सिंगापुर में मिले। तो मैं मोहित शर्मा जी का स्वागत करते हुए मोहित शर्मा जी से कहूँगा कि थोड़ा सा म्यूचुअल फंड और फ्रैंकलिन के बारे में 2 शब्द कहें। और इसके पहले मैं, चूँकि रवि जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो केवल विश करने आए थे, अगर वो जाना चाहेंगे तो मैं उनको मना नहीं करूँगा। थैंक यू वेरी मच रवि जी, लेकिन बाकी किसी को नहीं जाने दूंगा, इट्स माई प्रॉमिस। थैंक यू रवि जी। तो मोहित जी को मैं बोलूँगा कि मोहित जी प्लीज़ 2 शब्द कहें। Toga sir, thank you, and Ravi sir, thank you very much. Once again, thank
थैंक यू वेरी मच, हमें समय निकाला। थैंक यू आप सभी का, आप सब ने अपने व्यस्त जीवन में से आज दिन में समय निकाला है सेशन के लिए। एंड मैं ही समय रुकावट हूँ उस मेन सेशन के लिए जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जैसे बहुत नॉर्मल होता है कि इंसान अपनी तारीफ खुद ज़्यादा नहीं कर पाता है, और लेकिन मैं ज़रूर कुछ बोलना चाहूँगा ठुकराल सर के बारे में। आई थिंक 20 साल से ऊपर समय हो गया जब से मैं इनको जानता हूँ, और इतना ज़रूर बोलूँगा मैं, नॉट दैट कि मैं ठुकराल सर ने बुलाया है उनकी तारीफ़ करने के लिए बाध्य हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन भदोई में ये बोलते मैं भदोई बेस्ड हूँ, भदोई बेस्ड हूँ। मैं कहा अभी भी उन्होंने बोला कि नॉन मेट्रो का मेरे को टैग था। मैं शुरुआत से इनको बोल रहा हूँ कि भाई आप भदोई में बैठ करके इंडिया के टॉप 15 डिस्ट्रीब्यूटर्स में से आते हैं, तो आप क्यों बोलते हो कि भदोई नॉन मेट्रो? तो आई थिंक आप लोगों को सानिध्य प्राप्त है ठुकराल कैपिटल मार्केट का, आप सब लोग लकी हैं। मैं एक इंडस्ट्री का प्लेयर होने के नाते इतनी बात ज़रूर बोलना चाहूँगा ठुकराल कैपिटल के बारे में, ठुकराल सर के बारे में। कमिंग, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शायद 5 या 7 मिनट। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, आई थिंक आप सभी लोगों का बहुत हमें विश्वास और बहुत प्यार प्राप्त हुआ है ओवर द ईयर्स। 75 साल हमारी कंपनी को हो गए हैं एग्जिस्ट हुए, यानी कि इंडिया में हम अपना एक स्वर्णिम काल बना रहे हैं। भारत का जो चल रहा है 75th वर्ड, कोइंसिडेंटली मेरी कंपनी को भी 75th ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस हो चुके हैं। इंडिया में प्रेजेंस हुए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को 26 साल हो गए हैं। मैं ये 5-7 मिनट खाली से एक तरह से कहते हैं री इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का, फिर मैं विजय जी को आमंत्रित करूँगा। म्यूचुअल फंड्स एक बहुत इंटरेस्टिंग एक व्हीकल है और बहुत सिंपल सा व्हीकल है। अगर उसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं तो मैं और आप ही कॉम्प्लिकेट करते हैं अपनी सोच के द्वारा, और उसके लिए थैंकफुली यू नीड एक एडवाइज़र, एक साथी की आवश्यकता होती है, जो कि काम आई थिंक ठुकराल सर और पूरी टीम बहुत अच्छे से यहाँ पे करते हैं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का, जैसे मैंने बोला कि 75 साल का इतिहास है, इंडिया में 26 साल का इतिहास है। हमारी जो इंटेंशन है, हमारे जो काम करने का तरीका है सर, वो हमेशा से ये रखा है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को हम कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आज का भी जो सेशन है, चॉइस थी हमारे पास कि मैं यहाँ पे किसी फंड को कुछ फीचर्स बताऊँ, कुछ फंड बेचूँ, बट हमारा इसमें उद्देश्य ये है कि अब विजय जी का सानिध्य प्राप्त है तो हम इस विषय के बारे में गहनता से कुछ चर्चा कर सकें। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के बारे में कुछ बातें तो बताना चाहता था मैं आपको। SIP, आई थिंक आज की डेट में इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं कि SIP क्या होती है, तो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि SIP का कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने किया। आई डोंट नो अगर आपको पता था कि नहीं पता था। बहुत सारे कैटेगरी फर्स्ट हैं। डेली NAV, जो NAV आपका पोर्टफोलियो कैलकुलेट होता है, जो आप आमतौर से देखते हैं, डेली NAV का कॉन्सेप्ट फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने लॉन्च किया। मंथली फैक्टशीट, मंथली डिस्क्लोजर्स इंडस्ट्री में वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने लॉन्च किया। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया का पहला ओपन एंडेड इक्विटी फंड प्राइवेट सेक्टर में फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड है। तो कहना का मतलब सिर्फ मेरा इतना भर है कि हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा पर्पस है, वो हमेशा यही रहता है कि कैसे हम अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स हैं उनका वैल्यू ऐड करें, या इन्वेस्टर्स हैं उनको हम कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इस नोट पे सिर्फ मैं यही आपसे रिक्वेस्ट के नोट पे अपने को मैं सेशन को मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा विजय सर को, कि यस 2020 में ठुकराल सर ने ब्रीफली इस बात को टच बेस किया था। हम लोगों ने 6 हमारी फिक्स इनकम फंड की स्कीम थी जो कि हाई यील्ड कैटेगरी में आती थी, जिनको हम मैनेज क्रेडिट स्कीम बोलते थे। वो जब कोविड का पहला लॉकडाउन हुआ, ग्लोबल मार्केट्स पर लिटरली फ्रीज हो गए थे, फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी का बहुत अभाव था, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमने उन 6 स्कीम्स को बंद किया था। बहुत बड़ा एक आउट से कि पैनिक है, इसमें कुछ छुपाने वाली या छुपने वाली बात नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 23वां साल है मेरा कंपनी के साथ में, 22 साल से काम कर रहा हूँ, 23rd ईयर चल रहा है। और ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की खासियत है कि हमें पता है कि हमारा इंटेंट उस वक्त क्या था। बहुत डिफिकल्ट समय था, पर्सनली हमारा सब लोग डिफिकल्ट समय में थे, फाइनेंशियल मार्केट्स लिटरली फ्रोजन थे, और ये जो स्कीम थी इनमें लिक्विडिटी का डेफिनेटली रिस्क था। इन्वेस्टर्स की वैल्यू को कैसे प्रोटेक्ट करना था, वो हमारा इंटेंट था। जैसे कहते हैं नियतों की मुराद होती है, तो वो हमारी नियत थी। अब ये सब आपसे शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि 6 स्कीम में से 4 स्कीम्स का कंप्लीट 100% प्लस लिक्विडेशन हो चुका है। बाकी भी 2 स्कीम्स में अराउंड 100% पैसा वापस जा चुका है। बहुत छोटा सा पोर्शन जो ब्याज का है, छोटा सर ने बताया, बाकी है, वो भी आई एम श्योर छोटे समय में वापस हो जाएगा। तो ये आप लोगों का विश्वास है जिसकी हमको बहुत हमेशा से ज़रूरत रही है, और वही रिक्वेस्ट है कि उसको बनाए रखिए। मैं इस सेशन में और बाद में जो डिनर भी ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पे अवेलेबल हूँ, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं
तो आई विल डेफिनेटली वुड लव टू आंसर दोज क्वेश्चंस एंड विदाउट टेकिंग एनी लॉन्गर आई विल रिक्वेस्ट विजय जी, आप सर मेरे को प्लीज़ ज्वाइन करेंगे। टुकलाल सर, आप एक बार दोबारा से आपको माइक आपके हाथों में देना चाहूँगा ताकि आप सेशन को आगे लेके जा सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जैसे मैंने पहले भी बताया कि विजय जी को बहुत परिचय की जरूरत नहीं है, बट फिर भी परिचय कराना जरूरी है। और आपने कई एएमसी में वर्क किया, HDFC उसमें सबसे बड़ी एएमसी थी, उसके बाद कईयों के CEO रहे, और आप इंडिपेंडेंट ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, और हम जैसे दोस्तों को मदद करने के लिए इनका हॉबी है, और मेरे ख्याल से 2000 से ज़्यादा मीटिंग्स को ये एड्रेस कर चुके हैं, और देश ही नहीं विदेशों में भी इनकी डिमांड है। हम लोग जब कभी बाहर जाते थे, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका या जर्मनी या US में, तो भी इनके लेक्चर सुनने के लिए हम लोग को, इंडिया में इनका टाइम नहीं मिलता था, फॉरेन में लोगों को टाइम मिलता था, तो हम लोग को वहाँ पर ही सुनाते थे। तो अब हम लोगों को मौका मिला है कि अपने छोटे से टाउन में इनको बुला के सुने, तो मेरे ख्याल से इनका लेक्चर ही जो है ना, इनका परिचय होगा, और सिर्फ उनका माइक रेडी हो जाए तो मैं अपना माइक उनको सुपुर्द कर दूं। हाँ, मैं विजय मंत्री जी का स्वागत करता हूँ, और आपके बीच में और उनके बीच में अब रोड़ा नहीं बनता हूँ, और उनको बोलता हूँ कि प्लीज़ माइक संभालें और मेरे को फ्री करें। आइए विजय मंत्री। पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, और टुकलाल साहब और मोहित इतना ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन देने का बहुत बहुत आभारी हूँ। जब भी मेरा कोई इंट्रोडक्शन अच्छा देता है तो मुझे लगता है कि काश मेरी वाइफ के सामने हो। मेरा एक हॉबी है कि मैं न्यूज़पेपर हेडलाइन के परे देखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब भी कोई चीज़ न्यूज़पेपर हेडलाइन में आ जाती है तब तक कहानी खत्म हो जाती है। आपको उसके बियॉन्ड देखना होता है, उसको L1, L2, L3 का लर्निंग बोलता है कि एक आम आदमी जो सोच सकता है उसके आगे 2 स्टेप, अगर आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो या किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट हो तो आपको 2-3 स्टेप आगे सोचना है। तो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लगेगा कि भारत में क्या हो रहा है। सबसे पहले जो हम चीज़ें देखते हैं अपने मन में विचार हो जाता है, रियलिटी उससे बहुत अलग होती है। तो मैं आपसे सवाल पूछूं कि पंजाब और गुजरात में कौन से स्टेट में ज़्यादा वेजिटेरियन होंगे आपके हिसाब से? गुजरात। स्टेटिकली गुजरात में 60% वेजिटेरियन है, पंजाब में 67% वेजिटेरियन। लेकिन मन में क्या धारणा है अपने? गुजरात में ज़्यादा वेजिटेरियन। दूसरा आपको सवाल पूछता हूँ मैं, ICICI बैंक के टोटल एम्प्लॉयज 1 लाख है और SBI के टोटल एम्प्लॉय 2.5 लाख है। पर पर्सन सैलरी, एवरेज सैलरी SBI की ज्यादा रहेगी, ICICI बैंक के एम्प्लॉय की ज्यादा रहेगी? हाँ जी, ICICI। एक्चुअली 1 लाख एम्प्लॉय पे ICICI का सैलरी बिल 12,000 करोड़ है, मतलब एवरेज सैलरी 12 लाख है ICICI के एम्प्लॉय की, और SBI का जो सैलरी बिल है, ICICI का 12,000 करोड़ है, SBI का 58,000 करोड़ है। एवरेज सैलरी SBI के एम्प्लॉय की 23 लाख रुपए है। परसेप्शन क्या अपने मन में कि ICICI की सैलरी ज्यादा है। तीसरा बहुत ही मेगा ट्रेंड आपको मालूम पड़ेगा क्या होगा। पहली बार 2001 में जब भारत की पॉपुलेशन 100 करोड़ के ऊपर गई, उस टाइम 14 साल के नीचे को बच्चे माना जाता है,
तो 14 साल के नीचे की पॉपुलेशन 40 करोड़ थी, मतलब 101 करोड़ में 40 करोड़ बच्चे थे। अभी 140 करोड़ की पॉपुलेशन में कितने बच्चे होंगे अंदाजा नहीं, कितना सर? 60 करोड़, कोई भी नंबर, एक्चुअली 35 करोड़। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसका मतलब समझिए, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह के मेगा ट्रेंड हो रहे हैं। मेरा काम कल न्यूज़पेपर में क्या आया, कल क्या आने वाला है, उसको देखना नहीं, वो तो आम आदमी पढ़ता है। हमारा काम है कि मेगा ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मेगा ट्रेंड क्या हो रहा है। तो मेगा ट्रेंड इंडिया में बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, और आपको मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देता हूँ ताकि तो आपको मालूम पड़े कि क्यों भारत का गोल्डन पीरियड आने वाला है। पहला तो ऑलरेडी आ चुका है, कैपिटल मार्केट में तो आ चुका है। पिछले 30 सालों में चाइना का जीडीपी 50 गुना बढ़ा है। 30 सालों में 50 गुना बढ़ा है, लेकिन चाइनीज कैपिटल मार्केट का रिटर्न 0। 30 साल का रिटर्न है। जापान का इंडेक्स 1989 पे जो था उस लेवल पे अभी वापस आया और वहां सेलिब्रेशन हो रही। इन यूनाइटेड नेशन के अंदर 180 कंट्री के आसपास है, एक्सेप्ट यूएसए, किसी भी कंट्री का इक्विटी मार्केट रिटर्न इंडिया के आसपास भी नहीं है पिछले 5, 10, 15, 20, 30 साल में। फॉरगेट अबाउट द फ्यूचर, पास्ट कैपिटल मार्केट का इतना ग्लोरियस है। और हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं उसको वेस्टर्न मैट्रिक से या वेस्टर्न चश्मे से नहीं देखना चाहिए। भारत एक अलग किस्म का देश है। जैसे फॉर इंस्टेंट आप बोलो, वेस्टर्न वर्ल्ड में कहा जाता है कि कौन सा दिन बहुत अच्छा होता है, ब्राइट एंड सनी डे इज अ ग्रेट डे, राइट ना? समर ऑफ 69 गाना भी अंग्रेजों का है। तो ब्राइट एंड सनी इज अ ग्रेट डे। इंडिया में 365 दिन में 325 दिन ब्राइट और सनी होता है। यहाँ क्लाउडी डेज आर मोस्ट रोमांटिक डेज, कि जिस दिन बादल आता है ना उस दिन रोमांटिक डे होता, किशोर कुमार के गाने लग जाते हैं उस दिन। फॉर देम द क्लाउडी डे इज अ डार्क डे। तो हमारा जो नजरिया है, हमारी जो सोच है वो एकदम अलग है, और इसको पहचानने में हमको भारत को वेस्टर्न चश्मे से नहीं देखना चाहिए। भारत को अलग नजरिए से देखना चाहिए, और मैं आपको कोशिश बताता हूं क्यों। हिस्टोरिकल एक्सीडेंट का इंपॉर्टेंस देखिए, कैसे वर्ल्ड शेप हुआ। 900 सेंचुरी में चाइना में एक संग डिनेस्टी हुआ करती थी, बहुत ही प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग डिनेस्टी थी। उस टाइम वहाँ गन पाउडर का इन्वेंशन हुआ, पेपर का इन्वेंशन हुआ, न्यू वे ऑफ राइस का इन्वेंशन हुआ, और इरिगेशन सिस्टम का इन्वेंशन हुआ। संग डिनेस्टी के बाद 300-400 साल बाद वहाँ मिंग डिनेस्टी आई। उन्होंने बोला कि हम बाहर का कल्चर हमको पोल्यूट कर देता है, मतलब बाहर के कल्चर से हम प्रदूषित हो जाते हैं, तो बाहर समुद्र पार जाना। चाइना की नेवी एक्चुअली दुनिया की सबसे बड़ी नेवी थी उस टाइम, लेकिन मिंग डिनेस्टी ने बोला कि हमको बाहर नहीं देखना, हमको अंदर ही देखना है। तो देखिए उसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ। वो गन पाउडर वहां से निकल के चला गया समरकंद, उज्बेकिस्तान में, और वहां पे जो लोग थे, वहां पे जो राजा थे, उनके हाथ में लगा। उन्होंने गन पाउडर से गन बनाई, तोपें बनाई, और वो लोग फिर कहाँ पे अटैक करेंगे कि उस टाइम की जब सबसे प्रॉस्परस कंट्री थी उस टाइम इंडिया थी, तो अटैक हुआ। ऐसा नहीं कि हमारे राजा कमजोर थे, लेकिन वो लड़ रहे थे तीर तलवारों से, और सामने वाले के पास था गन, तो कौन जीतेगा सर? उसके बाद देखिए वो पेपर वहां से चला गया यूरोप में। यूरोप में 14वीं सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, तो प्रिंटिंग प्रेस आ गई, पेपर आ गया आपके पास। तो जो ज्ञान की बातें आप मिलजुल के एक दूसरे से कह सकते थे, वो बुक्स में लिख के सैकड़ों लोगों तक पहुंच सकती थी। तो यूरोप में 14वीं सेंचुरी के बाद जबरदस्त रिनेसेंस हुआ, और टेक्नोलॉजिकल इतना इम्प्रूवमेंट हुआ कि आज हम दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका 99% प्रोडक्ट का उद्गम एक्चुअली यूरोप में ही है। अमेरिका में जो लोग गए वो यूरोप से गए। अब देखिए क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग। यूरोप में वो जाने के बाद वहाँ प्रॉस्पेरिटी आई, विकास हुआ, तो वहाँ के लोगों को फिर चीप रिसोर्सेज और चीप रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी।
तो वो जाने लगे यूरोप से बाहर। तो पहले एज ए ट्रेड पार्टनर अलग अलग जगह जाने लगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में आई थी, ट्रेड पार्टनर के रूप में आई थी। बाद में उनको मालूम पड़ा कि इनको तो गुलाम बना सकते हैं, तो उनको सबको उन लोगों ने गुलाम बना लिया। तो पोर्चुगीज, स्पेन, ब्रिटेन, सबकी कॉलोनीज थी अक्रॉस द ग्लोब। वो सिचुएशन थी। बाद में अमेरिका में डेमोक्रेसी आई, उसके बाद ब्रिटिश और कॉलोनी धीरे धीरे खत्म होना चालू हुआ और यूएस का डोमिनेंस चालू हुआ। और जब यूएस का डोमिनेंस चालू हुआ, उसके बाद अगले 30-40 उसी टाइम साइंटिफिक इंप्रूवमेंट भी होना चालू हुआ। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एकदम ड्रॉप हो गई, मेडिकल एडवांसमेंट आया। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में लॉन्जेविटी, मतलब लंबे समय तक आदमी जिंदा रहना चालू हो गया। पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुई। और पॉपुलेशन किस तरह एक्सप्लोड हुई आपको बताऊंगा, उसका रिलेवेंस रियल एस्टेट के अंदर क्या है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा हुआ तो उनको उनका जीवन स्तर ऊपर हो गया। उनका जीवन स्तर ऊपर हो गया तो उनका लेबर कॉस्ट बढ़ गया। उनको क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए था, प्रदूषण मुक्त वातावरण चाहिए था उन लोगों को। तो उन्होंने बोला कि जो प्रदूषण करने वाली इंडस्ट्री है और जो लो लेबर वाली इंडस्ट्री है वो हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र करो। तो पहले मैक्सिको, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया ऐसी जगह पे गई, लेकिन ये सारी कंट्री बहुत छोटी थी। 1980 में चाइना आया और चाइना ने बोला कि आपको जो भी चाहिए हम सब करके देंगे। तो चाइना बन गया मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। सारी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना बन गया। तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग में चैंपियन बना। ये खाली चाइना की खासियत नहीं थी, क्योंकि सारी दुनिया उस टाइम चाहती थी आज चाइना में बड़ी फैक्ट्री कौन लगाया जा जाके, अमेरिकन, यूरोपियन, जापानीज कंपनी लगाया ना सर। एप्पल ने डाला, क्योंकि चीप लेबर, सस्ता लेबर और वही पॉल्यूशन। और अभी आप देखिए, आप उनका गणित समझाता हूँ मैं, आपको समझ में आया किस तरह खेल खेलते हैं लोग। आपने ईवी का नाम सुना होगा, ईवी बहुत पॉपुलर हो गई है, ईवी की बात कर रहे हैं। अब उनमें स्वार्थ क्या होगा, देखिए पॉल्यूशन का नाम देते हैं। क्या ईवी बनने में कम पॉल्यूशन लगता है? लिथियम, इतने प्रोडक्ट लगते हैं ना सर। लेकिन कहानी बताइए, कहानी क्या है? अगर पेट्रोल वाली गाड़ी अमेरिका में चल रही है तो पेट्रोल वाली गाड़ी अमेरिका में पॉल्यूशन कर रही है। अगर ईवी बाहर से बन के आई तो जहां बन रही है वहां पॉल्यूशन होगा, अमेरिका में पॉल्यूशन। सारी कहानी समझ लीजिए सर। बहुत बड़ा खेल खेलते हैं लोग, हम भी उनमें कभी कभी फंस जाते हैं उस प्रोसेस में। तो चाइना और पोस्ट कोविड क्या हो गया, देखिए पोस्ट कोविड पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि चाइना रिलायबल पार्टनर नहीं है। और किस तरह का प्रॉब्लम, मैं आपको रियल प्रॉब्लम बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में पूरा का पूरा जो टिश्यू पेपर बन के आता था ना, वो चाइना से आता था। उनको तो पानी का इस्तेमाल करना नहीं आता, सुबह क्या करेंगे बताइए? टिश्यू, वो तो पानी इस्तेमाल करते नहीं है। तब सारी कंट्री ने डिसीजन लिया कि क्रिटिकल प्रोडक्ट का क्रिटिकल क्वांटिटी अपने देश में प्रोड्यूस करो, चाइना पे डिपेंडेंस नहीं रहो। और ये रीजन है कि दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन आया है, क्योंकि पिछले 30 साल तक चाइना 100 रुपए का माल 80 रुपए में आपको सप्लाई कर रहा था। तो रेफरेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या था? चाइना का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी क्या हो गया? आपका लोकल कॉस्ट, लोकल लेबर, इसलिए वर्ल्ड के अंदर सडनली आपने इन्फ्लेशन देखा। अभी सारी दुनिया कहाँ नजर गड़ाए बैठी है? सारी दुनिया नजर गड़ाए बैठी है इंडिया पे। और इंडिया का शायद जो हम दौर देखने वाले हैं, ऐसा स्वर्णिम दौर शायद हमने अकबर के टाइम में देखा था। मुगल्स के टाइम में इंडिया यूज्ड टू कंट्रीब्यूट 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। अभी इंडिया वर्ल्ड जीडीपी का 3% है। तो वी हैव लॉन्ग वे टू गो, बट आई थिंक वो प्रोसेस अपना ऑलरेडी चालू हो चुका है। और वाई इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्री। लोग बांग्लादेश का इलस्ट्रेशन देते हैं, लेकिन आपको मालूम है बांग्लादेश में जो कैपिटल लगती है वो चाइनीज कैपिटल है। बांग्लादेश की कंपनी को वॉलमार्ट का ऑर्डर क्यों मिल जाता है? क्योंकि पैसा चाइना का लगा हुआ है, कंट्रोल चाइना कर रहा है। लोग वियतनाम का इलस्ट्रेशन देते हैं, मैं आपको वियतनाम के बारे में बताऊं। वियतनाम की इकोनॉमी का 28% इज अ सैमसंग कंपनी सेल्स। तो अगर किसी कंट्री का 28% एक कंपनी सेल्स दे रही है
तो कंपनी पॉलिसी पे कितना शिकंजा कर सकती है अपना, वो कुछ भी करवा सकते हैं ना। भारत में किसी भी कंपनी का कोई डोमिनेंस नहीं है कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर, और कभी हो ही नहीं सकता। मैं जब फ्रेश मैनेजमेंट ट्रेनिंग था, मैंने जॉब चालू किया तो मेरे साथ एक बंदा काम करता था पेप्सी में, दूसरा काम करता था केलॉग्स में। वो बोले कि वी विल चेंज द ब्रेकफास्ट हैबिट ऑफ इंडियंस, और पेप्सी वाला बोलता कि एवरी न्यू बॉर्न किड इन इंडिया इन 20 years विल ड्रिंक कोक। उनका प्रोडिक्शन था। जब कोक वालों को मालूम पड़ा कि, या पेप्सी वालों को मालूम पड़ा कि यह कंपटीशन कोका कोला नहीं है, यहाँ तो रूह अफ़ज़ा है, शरबत आजम है, छाछ है, मट्ठा है, कोकम है, शिकंजी है, कितने प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं, गर्म पानी है, सब कुछ है, थक गए। केलॉग्स खाली आजकल आपको 5 स्टार होटल में मिलता है, और केलॉग्स ने मसाला उपमा चालू किया। सो हु हैज चेंज? दे हैव चेंज। ओके, अभी आने वाले पीरियड में सबसे बड़ा ग्रोथ इंडिया को कौन देने वाला है, मैं आपको बताऊं कौन देने वाला है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है ये। पूरे हिंदुस्तान में करीब 10.5-11 लाख डॉक्टर है, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर करीब 9 लाख के आसपास है। मतलब जो डॉक्टर है उसमें 85% प्रैक्टिस करते हैं, तो 9 लाख डॉक्टर है। पिछले साल 63,000 न्यू MBBS बार आए, इस बार 1 लाख आने वाले हैं। 2023 के अंदर 60 लाख ग्रेजुएट लोग निकले हैं कॉलेजों से, 60 लाख लोग। और पहली बार भारत के इतिहास में 50% से ज़्यादा लड़कियां हैं। पहली बार भारत के इतिहास में जो ग्रेजुएट हो रहे हैं ना, मोर देन 50% इज एक्चुअली गर्ल चाइल्ड। दे विल ड्राइव द ग्रोथ ऑफ इंडिया। और एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देता हूँ आपको, मैं आपको मालूम पड़ेगा। लोग देखते हैं इंडिया में कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, गलत डेटा देख रहे हो। साबुन का कंजम्पशन 4% बढ़ रहा है, लेकिन चप्पलों का कंजम्पशन 20% बढ़ रहा है। क्योंकि लेडी काम करना चालू की तो ज़्यादा। अमेरिका का सेंट्रल बैंक, चाइना का सेंट्रल बैंक, जर्मनी, इंग्लैंड, इंडिया, जापान, USA, ये G8 कंट्रीज है ना, इनके सेंट्रल बैंक के पास जितना सोना है उससे 6 टन सोना ज़्यादा भारतीय महिलाओं के पास है। एक्चुअली सही आंकड़ा है सर। अभी आपको कहानी बताता हूँ क्या हो रहा है। हमको लगता होगा, मैं आपको तो कहानी क्या हो गया। यूक्रेन क्राइसिस हुआ, सोने के दाम नहीं बढ़े। कुछ सोने के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ेंगे आपको कारण बताता हूँ। शॉर्ट पीरियड में थोड़ा बढ़ सकता है, लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री अच्छा नहीं है, पर आपको कारण बताता हूँ क्यों अच्छा नहीं है। सारी दुनिया में 3,500 टन सोना हर साल बनता है। 50% उसका इंडिया और चाइना में आता है, और 50% बाकी 180 कंट्री में कंज्यूम होता है। और इंडिया और चाइना ऐसी कंट्री हैं जहाँ सोने का कंजम्पशन एक्चुअल सिटीजन लेवल पे होता है। बाकी कंट्री में मेडिसिन के लिए होता है, इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए होता है, सेंट्रल बैंक खरीदता है। भारत और चाइना ऐसा देश है कि जहाँ सोने का खपत एक्चुअल रिटेल लेवल पे होता है। और जो भी सोना इंडिया में खपत होता है 70% ऑफ दैट वेडिंग में होता है। और जितना 850 टन हम साल का सोना लाते हैं ना, उसका 40% एक अकेले स्टेट तमिलनाडु में कंज्यूम होता है। अभी देखिए क्या कहानी हो रही है। चाइना की पॉपुलेशन पहली बार लास्ट 60 सालों में पहली बार 2022 में एब्सोल्यूट लेवल में कम हुई है। ज़्यादा लोग मरे हैं बजाय कि बच्चे पैदा होने के बजाय। एंड दैट नंबर एक्चुअली इज 85 लाख। ओके, इंडिया में उत्तराखंड ने 3,000 स्कूल बंद किए हैं। 100 करोड़ की पॉपुलेशन पे 40 करोड़ बच्चे थे, 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 35 करोड़ बच्चे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे। सेकंड थिंग, सोने खरीदने का डिसीजन मम्मी पापा लेते हैं। क्या नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों को सोने में इंटरेस्ट है क्या? है क्या सर? लेकिन डिसीजन कौन ले रहा है? मम्मी पापा। और हमारे दिमाग में वो चीज़ घुसी हुई है। और कैसे घुसी आपको बताता हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं अपने आप को रेशनलिस्ट मानता हूँ, एकदम क्लियर थिंकिंग से काम करता हूँ। लेकिन जब बिल्ली रास्ता काटती है ना, तो मैं भी रुक जाता हूँ, क्योंकि दिमाग में वो चीज़
घर ही में कि नहीं, क्या फर्क पड़ता है, एक दूसरे को आदमी को जानते उसके बाद निकल जाएंगे हम लोग। तो वी हैव बीन कंडीशन, तो हम कंडीशन हो चुके हैं, इसलिए सोना हम खरीदते रहेंगे। बट नेक्स्ट जनरेशन का थॉट प्रोसेस एक्चुअली बहुत अलग है, और आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपको एक दो इलस्ट्रेशन देके समझाता हूँ। अपने को लगता नहीं पॉसिबल नहीं, मैं आपको बताऊँ क्यों पॉसिबल है। आपने 60s 70s का मूवी देखा होगा, उसमें राय साहब होते हैं, वो हीरोइन के फादर होते हैं, और राय साहब का इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है कि राय साहब इनके पास एक चावल की मिल है, एक दाल की मिल है और एक टेक्सटाइल मिल है, ऐसा उनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। आज की तारीख में किसी के पास राइस मिल है, दाल की मिल है, चावल की मिल है, तो वो बैंकरप्सी कैंडिडेट है, मतलब उसको एक्चुअली। और दूसरा आपको इलस्ट्रेशन देता हूँ मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन है। इसके लिए हम अपने आप को, अपनी पीढ़ी की थपथपानी चाहिए हिंदुस्तानी होकर अपने लोगों को। महाभारत में धृतराष्ट्र को 100 लड़के चाहिए थे। 30-40 साल पहले अपने समाज में किसी महिला के अगर लड़का नहीं हो तो घर परिवार में उसकी इज्जत बराबर होती थी क्या सर? नहीं ना। आज की तारीख में खाली गर्ल चाइल्ड होना इज परफेक्टली लेजिटिमेट, इज दैट राइट? 5000 साल की जो चीज हमारे दिमाग में घुसी हुई थी, हमने पिछले 30 सालों में उसको, हिंदुस्तान बदलता है, हमको पता नहीं चलता। जो बड़े चेंजेस होते हैं ना, इतने स्लो होते हैं कि हमको पता नहीं चलता। तो मेगा ट्रेंड क्या है? मेगा ट्रेंड है कि इंडिया का पॉपुलेशन स्टेबलाइज होकर डिक्लाइन होगा, और बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड आने वाला है। अगर आपको मैं एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की एडवाइस दे सकता हूँ तो सिंपल है, फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स, फार्मास्यूटिकल फंड खरीदो। आप नूडल खाना बंद कर सकते हो, एक दफा बीपी की दवाई लगी तो इट इज ए न्यू एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल इज अ, और इसमें खाली ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। आप 20 साल पहले कितनी बार डायग्नोस्टिक सेंटर जाते थे सर? अभी आपको लाइफ इंश्योरेंस लेनी है तो कराना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है कराना पड़ेगा, जॉब चेंज करना तो कराना पड़ेगा, बुखार आ गए तो डेंगू टेस्ट करा लो, मलेरिया करा लो, कोविड करा लो। कितनी बार पैसा खर्च हो रहा अपना? पहले सरकारी अस्पताल में जाते थे, नाउ वी गो टू गुड प्राइवेट हॉस्पिटल। अलग अलग तरह की मेडिसिन आ गई है। और दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, जितना जोमैटो और स्विगी से खाना ऑर्डर होगा उतना मेडिकल प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, डेफिनेटली सर। तो इंडिया में आप देखिए 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 60 साल के ऊपर है, दैट इज हाफ ऑफ यूएस पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ यूएस पॉपुलेशन। एंड व्हेन यू ग्रो ओल्ड, और किस तरह का कहानी होने वाला है, पैसे की कमी नहीं रहेगी, कमी रहेगी देखभाल करने वालों की। और खासकर जिसके पास पैसा, साधन संपन्न व्यक्ति है ना, उसके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हम भदोही में, बच्चा लखनऊ में, हम लखनऊ में, बच्चा मुंबई में, मुंबई बच्चा कनाडा यूएस में है। एक्चुअली हकीकत है, क्योंकि फैमिली की साइज भी अभी छोटा होता जा रहा है। वन बिग मेगा ट्रेंड कि इंडिया का पॉपुलेशन स्टेबलाइज होके धीरे धीरे नीचे जाने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड। इससे हो जाएगा भाई? इससे होगा? इससे ये देखिए, ये एक न्यूज़पेपर है, उसमें लिखा है कि इन्फ्लेशन स्पॉट, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया है, रेट कट नहीं होंगे, एक्सपोर्ट बॉटलनेक है, रुपये गिर गया, रिलायंस का स्टॉक टूट गया। ये न्यूज़पेपर कब का हो सकता है आपके हिसाब से? हाँ जी? और सर यू स्टॉल माय थंडर। एक्चुअली 10 साल पुराना न्यूज़पेपर है। 12 मई 2013 का न्यूज़पेपर है सर ये। लेकिन न्यूज़पेपर हेडलाइन ऐसा लगता है कि कल का, एक साल पहले, एक दिन पहले का है। लेकिन व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो सबसे कम दिख रही है यहाँ पे एक्चुअली क्लियर नहीं आ रहा है। यहाँ बीएससी सेंसेक्स का नंबर है 16,000, निफ्टी का नहीं, बीएससी सेंसेक्स का नंबर है कितना सर? वो अभी क्या हो गया? 60,000 हो गया। वो 4 गुना बढ़ गया है, लेकिन न्यूज़पेपर हेडलाइन क्या रही? और हमारा ध्यान कहाँ रहता है? इन चीजों पे।
तो मेरे से लोग पूछते हैं कि मंत्री जी मार्केट का क्या होगा, तो मुझे निदा फाजली साहब का एक शेर याद आता है, इजाजत आप लोग को, कि कभी कभी यूं ही हमने अपने दिल को बहलाया है, कभी कभी यूं ही हमने अपने दिल को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। तो आपको भी समझाता हूं बाजार क्या होने वाला है। तो ये देखिए, ये जब मैंने करियर चालू किया 1990 में, पेट्रोल का दाम, वीट का दाम, तूर दाल, ये तीन ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जिसमें आम हिंदुस्तानी पैसा खर्च करता है। इनके दामों में पिछले 32 सालों में किस तरह का बढ़ोतरी हुआ। पेट्रोल करीब 7.5%, वीट 8% और तूर दाल 8.5%। अभी हमको ये सोचना है कि हमको ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में पैसा डालना है जो कम से कम इससे तो अच्छा रिटर्न दे, वरना हमारी कैपिटल टूट रही है। और ये तो खाली बेसिक नीड्स है, इसमें जो हाईएस्ट इन्फ्लेशनरी आइटम है वो एजुकेशन और हेल्थ केयर, वो हमने एक्चुअली इसमें डाला भी नहीं। तो मेरा थीम है इक्विटी फॉर कैपिटल प्रोटेक्शन, और मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि इक्विटी फॉर कैपिटल प्रोटेक्शन क्यों है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम है ये। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है कि मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए। इज दैट राइट सर? सेफ्टी ऑफ कैपिटल इज नंबर 1 क्राइटेरिया। अब आपके पास 500 रुपए का नोट है, 2000 का होगा तो तकलीफ आ जाएगी। आपके पास 500 रुपए का नोट है, तो आपको इस नोट का क्या प्रोटेक्ट करना है? इसका फिजिकल अपीयरेंस प्रोटेक्ट करना है, इस 500 रुपए का नोट कुछ खरीद सकता है उसको प्रोटेक्ट करना है। किसको प्रोटेक्ट करना? परचेजिंग पावर आपको प्रोटेक्ट करना ना। तो सबसे बड़ा रिस्क आपके पैसे पे है इन्फ्लेशन का, महंगाई का। सबसे बड़ा रिस्क क्या है? आज 500 रुपए का कीमत कल 500 रुपए नहीं होने वाला है। और इन्फ्लेशन आता कहां से? सोचिए, इन्फ्लेशन कहां से आता है? इन्फ्लेशन आता है जिन चीजों को जिसका हम खपत करते हैं उनके दाम बढ़ते हैं, वहीं से इन्फ्लेशन आता है। एक बात है ना सर? तो आप अभी एज्यूम करिए आप क्या कंज्यूम करते हो। सबसे पहले उठते तो आपने क्या किया आज सुबह? सबसे पहले पेस्ट किया। कौन बनाता हो का प्रोडक्ट? HUL, कोलगेट, पोमोलिव, डाबर, आजकल बाबा जी भी आ गए लाइन में। जब आप बाथरूम में जाते हो, आप मिरर देखते हो, टाइल्स देखते हो, स्टील पाइप देखते हो, कैबलिंग देखते हो, इलेक्ट्रिक आइटम देखते हो। आप नाश्ता करते हो, आपके पास फ्रिज है, ओवन है, सब कुछ है। आप गाड़ी ड्राइव करते हो, उसमें टायर कंज्यूम होते हैं। कार चलाते हो आप बैंक जाते हो, कंपनी से लोन लेते हो, आप मेडिकल प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो। ऑन एवरेज एक आम हिंदुस्तानी एक दिन में 160 लिस्टेड कंपनियों के प्रोडक्ट कंज्यूम करता है। ऑन एवरेज कितने? 160। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब कोई आपकी जेब से पैसा बना रहा है। लिस्टेड कंपनियों की क्या खासियत है? पैसा कौन बना रहा है? शेयर होल्डर्स बना रहे हैं। और शेयर होल्डर्स आप खुद भी बन सकते हो, और मैं आपको बताऊंगा कैसे बन सकते हो। मैंने आप बोला कि आपके पास पैसा, आपके पास 2 चॉइस है, या तो खर्च कर दो या इन्वेस्ट कर दो। और इन्वेस्टमेंट एक्चुअली आज अपने पास पैसा वो खर्च नहीं करके हम उसको पोस्टपोन करते हैं, और उसका जरूरत कभी भी आ सकता है। ये मैंने आपको बता दिया। राइज इन इन्फ्लेशन ये बात हो गया। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है और आपको 3 आइटम खरीदना है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और म्यूजिक सिस्टम। बट आपने कहा कि नहीं मैं इस पैसे को FD में डालता हूँ, तो आपने 3 साल की बैंक FD में डाल दिया, 7% आपको इंटरेस्ट मिला, और 3 साल बाद 1,20,000 हो गया। लेकिन इसी 3 साल के पीरियड में इन चीज़ों का दाम 1 लाख से 1,40,000 हो गया। अपनी कैपिटल सेफ रही क्या? नहीं ना। तो आप समझिए, जिस भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्फ्लेशन के नीचे रिटर्न आता है, वो प्रोडक्ट साल दर साल अपनी कैपिटल को तोड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको FD में पैसा नहीं डालना है, बिल्कुल गलत है।
हर पैसा एफडी में नहीं डालना है, वैसे भी हर पैसा इक्विटी में नहीं डालना है। अपने को अपना बैलेंस पोर्टफोलियो, जैसे आप घर में खाना खाते हो ना, तो बैलेंस डाइट होती है। आम हिंदुस्तानी डाइट बैलेंस होती है, मीठा भी होता है, सब्जी भी होती है, रोटी भी होती है, कार्ब होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल होता है, सब होता है। वैसे एक बैलेंस अपने को डिश बनानी है इन्वेस्टमेंट की। ये मैं बात, और इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखिए बहुत बड़ी बात, इन्वेस्टमेंट इज एलिमिनेशन प्रोसेस, नॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट में आपको चूज नहीं करना प्रोडक्ट को, आपको रिजेक्ट करना है। जो चीज समझ में नहीं आई ना, उसको हाथ नहीं लगाना। आप अपनी लाइफ के 3 बड़े डिसीजन होते हैं। सबसे बड़ा डिसीजन होता है कि आपका लाइफ पार्टनर कौन होगा, लेकिन वहां आप ना बोल सकते, सामने वाला भी ना बोल सकता है, ठीक है ना सर। दूसरा होता है कि आप किसके साथ बिजनेस करो या कौन सी कंपनी ज्वाइन करो, वहां भी सामने वाला ना बोल सकता है। इन्वेस्टमेंट ही ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसमें ना बोलने की पावर सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। उसका सदुपयोग ढंग के तरीके से करें। ये देखिए, इक्विटी में किस तरह का रिटर्न आएगा। अगर इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, पिछले 30 साल का डेटा है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 12% के आसपास हुई, अर्निंग सेंसेक्स की 12% कंपाउंड हुई, और सेंसेक्स की ग्रोथ 12% के आसपास हुई। मतलब पिछले 30 सालों में करीब करीब इंडेक्स लेवल पे 30 टाइम पैसा बना, लेकिन म्यूचुअल फंड में वो पैसा 80 टाइम से 300 टाइम के बीच बना है पिछले 30 सालों में। 80 टाइम से 300 टाइम के बीच बना पैसा। अब हम जीडीपी की बात करते हैं कि इंडिया की जीडीपी कैसी है। आप देखिए 96 से 2000, 2001 से 2005, 2006 से 2010, 2011 से 2015 एंड 2016 से 2020। आप ये ग्राफ देखिए करीब 25-30 साल का, तो मालूम पड़ेगा कि इंडिया और चाइना वही कांस्टेंट है इसके अंदर। पिछले 30 सालों में हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ वाली 2 कंट्री है, इंडिया और चाइना। अमेरिका नहीं है, कोई कंट्री नहीं है, बाकी कंट्री आती जाती है। और अब आने वाले पीरियड में 20-30 सालों में प्रोजेक्शन है कि चाइना की जीडीपी ग्रोथ विल बी 2 to 3%, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कुड बी एनीथिंग बिटवीन 4% to 7%। 4% एकदम पेसिमिस्ट, 7% एकदम ऑप्टिमिस्ट। कोई कोई साल में हो सकता है 8% बढ़ जाए, बट 4 to 7% इज अप्रोक्सीमेट, और 8% इज अप्रोक्सीमेट जीडीपी ग्रोथ। और मार्केट में रिटर्न कहाँ से आता है? अगर जीडीपी बढ़ी तो कंपनियों के मुनाफे बढ़ेंगे, अगर कंपनियों के मुनाफे बढ़ेंगे तो शेयर प्राइस में ग्रोथ दिखेगा। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का 21 साल का हिस्ट्री है। अर्निंग 10% बढ़ी है, शेयर प्राइस 11% बढ़ा है। ये इन्फोसिस का नंबर है। अर्निंग 16% बढ़ी है, शेयर प्राइस भी, अर्निंग 18% बढ़ी है, शेयर प्राइस भी 18% बढ़ा है। आपको एक सिंपल इलस्ट्रेशन देता हूँ। आप अपनी रियल लाइफ में आपके सीमेंट कंपनी के स्टॉकिस्ट हैं, आपने हाउसिंग फाइनेंस लोन लिया एचडीएफसी से, आपका बच्चा इन्फोसिस में काम करता है, आप सन फार्मास्यूटिकल या कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आप किसी भी लिस्टेड कंपनी से अपना रिश्ता एस्टेब्लिश कर लीजिए, 20 साल का डेटा निकालिए। अगर प्रॉफिट ग्रोथ 12% है तो शेयर प्राइस ग्रोथ भी 12% है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ 15% है तो शेयर प्राइस ग्रोथ भी एब्सोल्युटली 15% है। आपको इंडेक्स देखने की जरूरत नहीं, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, मैं अल्ट्राटेक का स्टॉकिस्ट हूँ, मैं कजारिया सेरामिक्स का डीलर हूँ। आप खाली वो डेटा देखिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी हम प्रोजेक्शन लेते हैं कि इंडिया में किस तरह का ग्रोथ आने वाला है, शेयर मार्केट में किस तरह ग्रोथ आएगा। अगर जीडीपी 4% बढ़ी और इन्फ्लेशन 4% बढ़ा तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8% रहेगी। अगर जीडीपी 4% बढ़ा और इन्फ्लेशन 5% बढ़ा तो 9%। अगर जीडीपी 4%, इन्फ्लेशन 6% तो 10%। वही हम नंबर प्ले कर सकते हैं। बिटवीन 4 to 6% जीडीपी और इन्फ्लेशन, तो डेटा आता 8%, 9%, 10%, 11%, 12%। तो इंडिया की एब्सोल्यूट जीडीपी कैन ग्रो बिटवीन 8 to 12%। जो आप जीडीपी के नंबर न्यूज हेडलाइन में देखते हो, दैट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन।
एब्सोल्यूट जीडीपी ग्रोथ में जो जीडीपी ग्रोथ आती है उसमें इन्फ्लेशन ऐड करके देखा जाता है, तो वो नंबर है। अगर ये आंकड़ा रहा तो आने वाले पीरियड में मार्केट क्या लगता है, बीएसई अगर जीडीपी ग्रोथ 8% है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, तो बीएसई सेंसेक्स क्या दिखता हमारे को? ये देख लीजिए सर, क्या बीएसई सेंसेक्स 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 3 लाख हो सकता है, 4 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है? यस, हो सकता है, नहीं होएगा, मेरे लाइफ टाइम में होगा, ओके। बट वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कितने इन्वेस्टर पैसा बनाएंगे। सवाल क्या है? क्योंकि पैसा बनाने के लिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है पेशेंस, और वो ये मैंने एक्चुअल डेटा लिया। सपोज आपने बीएसई सेंसेक्स में 10,000 रुपए की एसआईपी की पिछले 20 साल, अप्रैल 2003 से मई 2023, तो आप सपोज 1 लाख रुपए की एसआईपी की, तो आपने 2 करोड़ 40 लाख रुपए डाला। टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू आज की तारीख में 9 करोड़ हो गया आपका। और अभी यहां से पोर्टफोलियो खाली 6% बढ़े, 8% बढ़े या 10% बढ़े, तो पर मंथ आपने डाला तो 1 लाख रुपए 20 साल तक, ये 9 करोड़ वैल्यू हो गया। अभी खाली 6% से ग्रोथ आए बाजार में, तो आप 4,40,000 रुपए हर महीने निकाल सकते हो अगले 40 साल तक। अगर 8% पे पोर्टफोलियो ग्रो करे तो 5,80,000 रुपए आप निकाल सकते हो अगले 40 सालों तक। अगर पोर्टफोलियो 10% पे ग्रो करे तो आप 7,20,000 रुपए निकाल सकते हो अगले 40 सालों तक। आपने डाला 1 लाख रुपया। ये पावर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। ये एक्चुअल डेटा है पिछले 20 साल का। और पिछले 20 सालों में भारत में क्या क्या हुआ? अटल बिहारी की हार हुई, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री ऑफ यूपीए, इंडिया को फ्रेजाइल 5 में डाला गया, मोदी जी 2014 में आए, डिमोनेटाइजेशन हुआ, ब्रेक्सिट हुआ, ट्रंप आया 2016 में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी में इंट्रोड्यूस हुआ 2018 में, री इलेक्शन ऑफ नरेंद्र मोदी, मल्टीपल स्टेट इलेक्शन, पुलवामा, इंडिया चाइना, श्रीलंका क्राइसिस, तालिबान, इंडिया म्यांमार, चाइना यूएस कॉन्फ्लिक्ट, आर्टिकल 370, राम मंदिर वर्डिक्ट, ट्रिपल तलाक, सीएए, कोविड, यूक्रेन रशिया क्राइसिस, क्रेडिट स्विच, एसवीबी एंड अदर बैंक्स। 20 साल में सब हुआ, सभी सर आपने देखा है, लेकिन 20 साल में ये भी हुआ। बट ये इतना धीरे धीरे होता पता नहीं चलता है, और ये रोज आता है। यू नो व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया? रोल ऑफ मीडिया इज टू मेक दुनिया की समस्या को आपकी समस्या बनाना। दुनिया की समस्या को आप शाम को टीवी खोल के बैठ जाओ, माथा खराब नहीं हो जाएगा आपका? बता दीजिए, हो जाएगा ना? वी स्टार्ट टेकिंग साइड्स एंड दे अचीव देयर ऑब्जेक्ट। तो क्यों वन ऑफ द बेस्ट वे टू मेक मनी इज एक्चुअली एसआईपी। अगर मैं आपको ऐसा प्रोडक्ट बताऊं कि जहां आप 1 करोड़ रुपया आपने डाला और वो 1 करोड़ रुपया में हर साल 1 करोड़ रुपया गेन आता रहे, कैसा लगेगा सर? आपने 1 करोड़ रुपया डाला, सपना नहीं सर, हकीकत है। आपको बताता हूं, अगर वो 8% पे ग्रो हो तो 34वें साल में आपको नंबर पहुंच जाएंगे। आपकी वेल्थ इतनी हो जाएगी कि हर साल आपको 1 करोड़ रुपए ऐड होके मिलेगा। अगर 10% पे ग्रोथ हुआ तो आपको 26 साल में वो दिन दिखेगा। 12% पे ग्रोथ हुआ, और हम अज्यूम कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम 12% ग्रोथ हो इंडिया के अंदर, तो आपने 1 करोड़ रुपए डाला। 20 साल बाद आपका वैल्यू पोर्टफोलियो का इतना हो जाएगा कि हर साल आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ बढ़ेगा। एक्चुअली इंडिया में से ज़्यादा हुआ है। इंडिया में ग्रोथ 15% के आसपास है। यस, लेकिन ये अपना पेशेंस टेस्ट करते हैं।
इक्विटी इज द गेम ऑफ पेशेंस ओनली, अपना पेशेंस टेस्ट करती है। मैं अगर आपको बोलूं कि आज बीएसई सेंसेक्स 61,000 है, क्या आप इसको 10%, 20%, 30%, 40% डिस्काउंट पे खरीदना चाहोगे? क्या हो गया, भदोई के लोग इतने विनम्र कब से हो गए? चाहोगे कि नहीं चाहोगे बताओ, मेरी तो इच्छा होती है सर। ओके, मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। वो तरीका बहुत ही सिंपल है, बहुत मैथमेटिकल सिंपल फॉर्मूला है। आपने सपोज हर धनतेरस को 100 ग्राम सोना खरीदा और पिछले 20 सालों में हर धनतेरस को 100 ग्राम सोना खरीदा, तो पिछले 20 सालों में आपने 2 किलो सोना खरीद लिया। इज दैट राइट सर? सिंपल गणित है। और एवरेज सोने की दाम आया आपको 22,000 रुपया पर 10 ग्राम। ठीक है सर? तो 22,000 रुपया मल्टीप्लाई बाय 20, वट एवर द नंबर कम्स, आप उसका उल्टा करें। यहां तो आपने पहले इलिस्ट्रेशन में फिक्स्ड क्वांटिटी खरीदा, फिक्स मात्रा खरीदी कि 100 ग्राम। अभी बोले कि फिक्स मात्रा नहीं खरीदूंगा, मैं फिक्स अमाउंट खरीदूंगा। आपने बोला मैं 2,20,000 रुपए का सोना खरीदूंगा हर साल। अगर आपने वो किया तो 2 किलो की जगह 3 किलो 600 ग्राम आपका सोना आएगा। ये पावर है एसआईपी का। और वो क्यों होता है आपको बताता हूं मैं। क्योंकि जब सोना 4,000 का था तो आपने 4,000 रुपये डाला, जब सोना 60,000 का था तो आपने 60,000 रुपये डाला। और जब आप उल्टा करते हो, अमाउंट फिक्स कर देते हो कि 22,000 रुपये का मुझे सोना खरीदना है, तो जब सोने का दाम 4,000 रुपये था तो आपको 50 ग्राम के ऊपर सोना मिला। अब सोने का दाम 60,000 था तो आपने खाली 3-4 ग्राम ही सोना खरीदा। तो एवरेज प्राइस आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ये मैंने इलस्ट्रेशन लिया हुआ है गोल्ड का। एक्चुअली अगर आप गोल्ड का फिक्स क्वांटिटी खरीदते हो हर साल, और फिक्स क्वांटिटी और फिक्स अमाउंट में और 5 साल में 3% का फर्क है, 10 साल में 8% का है, 15 साल में 35, 20 साल में 35% का है, 30 साल में 25 साल में 50% का है। और वही सेम नंबर आपको बीएसई सेंसेक्स के अंदर, अरे क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, आई एम डन। तो वही नंबर आपको बीएसई सेंसेक्स के अंदर दिखेगा। अगर सेंसेक्स का फिक्स क्वांटिटी आपने खरीदा है, उसकी बजाय आपने फिक्स अमाउंट खरीदा, तो आप सेंसेक्स 3%, 5%, 10%, 15%, 20% के नीचे के दाम पे आप खरीदोगे। एक तो ये। दूसरा, अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी लोगों के मन में विचार है कि पूरी दुनिया में मंदी है, भारत में कैसे इतनी तेज़ी है। ओके, पूरी दुनिया में मंदी का सबसे बड़ा रीज़न है कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। दैट्स वाई दे आर इन्वाइटिंग माइग्रेंट्स। आज वेस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा क्यों इन्वाइट कर रहा है माइग्रेंट्स को? क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम हो रही है। जापान का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, वेस्टर्न यूरोप का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। और जब आप एजिंग हो जाती है, आपकी उम्र हो जाती है, तो आपका कंजम्पशन भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। हमारा कंजम्पशन हाईएस्ट होता है बिटवीन द एज ऑफ 20 to 55, और इंडिया उस ब्रैकेट के अंदर घुस रहा है। अभी इंडिया का पर कैपिटा इनकम खाली $2,200 है, जो कि नाइजीरिया का है। यूक्रेन का भी 4,800 है, चाइना का 12,000 के ऊपर है। इंडिया का लंबा लंबा दौर आने वाला है। और आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपको 3-4 बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बोलता हूँ। देखिए, 2006-7 में अमूल कंपनी जितना यूरोप में दूध बनता है उसका 15% बनाती थी। 2022 में जितना यूरोप में दूध बनता है ना, यूरोप अमूल कंपनी उसका 150% दूध बनाती है। कितना? 1979-80 में हम टेबलेट्स मेडिसिन इंपोर्ट करते थे, अभी भी करते हैं। तब टोटल फार्मास्यूटिकल कंपनी का सेल्स, पूरी फार्मास्यूटिकल कंपनी का सेल्स 2,000 करोड़ होता था 1980 में। आज फार्मास्यूटिकल कंपनी का सेल्स है 4 लाख करोड़ रुपया। और आज हालत ये है कि दुनिया में जितनी भी टैबलेट्स बिकती है 40% एक्चुअली इंडिया से सोर्स होती है। ये हमने अचीव किया है।
आपको 3-4 और स्टैटिस्टिक देता हूँ। 1947 में 33 करोड़ की पॉपुलेशन पे हम धान इंपोर्ट करते थे। अभी 140 करोड़ की पॉपुलेशन पे हम एक्सपोर्ट करते हैं। अनथिंकेबल है, लेकिन ये 1979 में 70 to 73 में रिलायंस इंडस्ट्री का एक साल का प्रॉफिट था 2.25 करोड़ रुपए 1972 में। अभी रिलायंस 2.25 करोड़ रुपए नहीं 8 करोड़ रुपए हर घंटे कमा रही है। दैट इज द स्केल वी अचीव। 1980 में हीरो मोटर्स पूरे साल में 75,000 बाइक्स बनाती थी। इस साल हीरो मोटर्स 1 करोड़ बाइक बना रहा है। ये हमने हिंदुस्तान में पिछले 20-30 सालों में देखा है, और अभी तो अपना पर कैपिटा इनकम 2200 ही पहुंचा है। तो आने वाले पीरियड में, और इसलिए यही रीजन है कि सारी दुनिया इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो भाई और बहनों, इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा पैसा बनेगा, इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा, इंडिया के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी। लेकिन अगर राइट एसेट में रहे तो ये अच्छा पैसा बनेगा। और इक्विटी ऐसी इक्विटी म्यूचुअल फंड, आई एम नॉट सेइंग इक्विटी डायरेक्ट स्टॉक्स में परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल हो सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका कभी भी परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल नहीं होगा। एनएवी गिर सकती है मार्केट गिरने पे, लेकिन जो मार्केट बढ़ता है फंड की एनएवी बढ़ जाती है। स्टॉक्स हो सकता है वापस कभी नहीं आए, लेकिन फंड में ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि फंड का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वहाँ परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल नहीं हो सकता। टुकराल साहब, मेरी तरफ से हो गया। अभी कोई सवाल पूछना चाहे आप भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस तो लोगों के बहुत है, लेकिन उन्होंने अथोराइज कर रखा है मेरे को कि आप भी पूछ लो। जैसे मैंने पहले बोला, अभी नया जो 2000 रुपये की करेंसी बंद हुई है, उसके क्वेश्चन बहुत लोगों के पास है कि उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है हमारी मार्केट पे, हमारी इकोनॉमी पे, और इसको बंद करने से क्या गवर्नमेंट को फ़ायदा होने वाला है, क्या पब्लिक को फ़ायदा होने वाला है। एक क्वेश्चन सबसे बड़ा इस समय करंट चल रहा है, सुबह से कई फ़ोन आ चुके हैं इस बारे में पूछने के लिए। आप प्लीज़ एक्सप्लेन करें। इसके पहले मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को जो फाइल दी गई है उसमें एक फीडबैक फॉर्म है। अगर कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज़ फीडबैक फॉर्म भरिएगा, क्योंकि मंत्री साहब उसमें से 3 लोगों को प्राइज़ देने वाले अपने हाथों से, तो उसको भर के प्लीज़ मेरे स्टाफ को दे दीजिएगा। 5 मिनट में वो लोग कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये 2016 वाली कहानी नहीं है। 2016 के अंदर टोटल 2000 रुपये के नोट थे, वो 18 लाख करोड़ के थे। अभी 2000 रुपये के नोट है 3,60,000 करोड़, और उसमें भी बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा है। पब्लिक के पास जो मेरे पास नंबर आए हैं, खाली 36,000 करोड़ के ही करेंसी नोट है, कंपेयर टू 18 लाख करोड़ जो कि 2016 में थे। दूसरा, अगर आप बैंक में गए हो पिछले 3-4-5 सालों में, तो बैंक जब तक आप बोलोगे नहीं आपको 500 रुपये का ही कैश देता है। आप मांगोगे तो आपको 2000 रुपये का कैश देगा। आम आदमी के पास तो एक्चुअली 2000 रुपये के नोट्स नहीं है, आम आदमी के पास नहीं है, और आम आदमी को जो कोई इफेक्ट दिखता नहीं है। यस, द स्टेप मे बी टेकन बिकॉज एक लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि भाई आप सुधर जाओ, वरना और हमारे पास मेजर है, हम कुछ आगे और करने वाले हैं। ये कुछ इफेक्ट नहीं है। मंडे को शेयर मार्केट में खुलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मंडे ट्यूसडे तो उससे कोई फर्क नहीं। कुछ नहीं। उल्टा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव तो होगा नहीं, कोई मतलब नहीं इसका। बड़ा प्रॉब्लम यहाँ नहीं है सर, बड़ा प्रॉब्लम आएगा जब गवर्नमेंट बोलेंगे हमारा आपका लोकल खोलेंगे। ये तो कुछ नहीं है। करेंसी नोट पे तो फिर भी थोड़ा एस्टिमेट होता है। अल्टीमेटली वो दिन आएगा सर, आज नहीं, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद। जितना हम अपनी फाइल रेगुलर कर लें उतना फायदे का सर। ये बताइए, आप क्या सजेशन दे रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में ठीक इन्वेस्ट किया जाए या शेयर में, या जैसे आपने बताया कि हर फंड को आप बांटिए, कुछ एफडी में लगाइए, कुछ शेयर में लगाइए, कुछ म्यूचुअल फंड में लगाइए,
तो इसमें क्या परसेंटेज होना चाहिए, या कुछ गोल्ड में लगाइए, कुछ अपने पास रिजर्व रखिए। तो होता क्या है सर, शेयर में मार्केट में लगाने से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, बैंक उसको मैनेज कर नहीं करती, उसमें जल्दी कोई फाइनेंस नहीं देता। और बाकी म्यूचुअल फंड जहाँ तक अभी तक उस पर टैक्स भी लग गया, इनकम टैक्स भी लग गया, 35% उस पर बहुत तब जा करके टैक्स की जो छूट आएगी। तो इसमें आप बताइए कैसे क्या किया जाए। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको कैसे, मेरे हिसाब से जो मेरी सोच है, बाकी आप टुकराल साहब बताएंगे इसके बारे में ज़्यादा। मेरी भी सोच, टुकराल जी जो बताते हैं किसमें अच्छा कमीशन मिलता है, आप बताइए ना। तो देखिए, जो मैं करता हूँ आपको बता दूँ। मैं पहला कि अगले 3 से 5 सालों में जो भी मुझे पैसे की दरकार है, चाहे घर चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, वो पैसा लिक्विड रहना चाहिए मेरे पास। तो वो एफडी में डालो, डेट म्यूचुअल फंड में डालो, वहाँ रिटर्न चेस नहीं करना चाहिए। रिटर्न आपका व्यापार बना के देगा या इक्विटी बना के देगा। डेट में जब भी रिटर्न चेस किया, कैपिटल का नुकसान हुआ अपना। एक तो वो, इक्विटी में उतना ही पैसा डालना चाहिए जो कम से कम 5 साल तक आपको नहीं चाहिए, और उस पर आपको 20 से 30% शॉर्ट टर्म फॉल हो जाए तो आपका पेट का पानी नहीं ले। तीसरा बात, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ मैं। हम इक्विटी में क्या 5%, 10%, 15% अपनी वेल्थ का पैसा रहता है, ठीक है। मेरा 30 साल का तजुर्बा है, और आज मैं बड़े बड़े इन्वेस्टर को हैंडल करता हूँ, बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता में। बोले मंत्री जी, इस मॉल में अपना 20% का हिस्सा है, इस बिल्डिंग में अपना 20% हिस्सा है, ऐसा बोलते हैं लोग मुझे। मैं बोला बाबूजी कहीं पेपर की लिखा पड़ी है किधर भी? बोला नहीं। एग्जिट क्लॉजेज है? बोला नहीं। क्या करोगे? असेट रिच है, कैश पुअर है। ओके। दूसरा, मैंने बहुत ज़्यादा देखा आम हिंदुस्तानी के अंदर कि हम एक दूसरे व्यापारी को या अपने रिश्तेदारों, दोस्तों को पैसा दे देते हैं। ये बहुत कॉमन है सर, और कोई बना तो हमने इसका तोड़ निकाला है। मैंने तोड़ ऐसा निकाला, मैंने खुद के परिवार पे चालू किया। हमारी परिवार की इन्वेस्टमेंट कमेटी बन गई। मेरे दोनों लड़के हैं, मेरी वाइफ और मैं 4 जन हैं। जब भी मेरा दोस्त पैसे मांगने आता वो 3 लोग मना कर देते, और जब भी मेरी वाइफ के रिश्तेदार मांगने आते हम 3 लोग मना कर देते। एक आदमी के हाथ, आप देखो, ऐसा कहते हैं कि 3 जनरेशन के बाद पैसा चला जाता है, लेकिन टाटा बिरला के पास टिका हुआ है। क्यों टिका हुआ? उन्होंने क्या बहुत अच्छा काम किया, आपको बताऊं। वहाँ डिसीजन मेकिंग एक आदमी के हाथ में नहीं है, चाहे वो कितना भी 30 मार का हो। उन्होंने टीम बना ली। हमको लगता है कि इसमें अक्ल नहीं है, लेकिन आप सुनोगे तो मालूम पड़ा कि वो भी आपको अच्छी बात कह रहे हैं। तो अगर, और क्या होता है सर कि जो जितना सक्सेसफुल आदमी होता है ना, सक्सेस आप में कुछ करामात है, आप में भगवान का, अल्लाह का दिया हुआ आप में कुछ बरकत है, तो आप आगे बढ़ते हो जिंदगी में। उससे अपना कॉन्फिडेंस ही बढ़ जाता है, और फिर मिस्टेक्स होती है। नहीं सही है, मैं तो देखता हूँ लोगों के साथ। तो जितना आप ऊपर जाओ उतना रिस्क डिवर्सिफाई करो, और सबसे बड़ा रिस्क अपने लिए अपना खुद की सोच ही है। मैंने ये किया, मैं सक्सेसफुल रहा, इसलिए मैं सही हूँ। अगर ये बात होती ना तो आज तक दुनिया में कोई साम्राज्य खत्म नहीं होता। समय के आज आई वर्क इन आदित्य बिरला ग्रुप, इन्वेस्टमेंट कमेटी बनी है, 12-12, 15-15 लोगों की। प्रोडक्ट सबको समझ में आना चाहिए। तो अगर मैं आप जैसे देखो, आपको मैं धंधा सिखा नहीं सकता, आप मेरे से बहुत होशियार हो। मैं इतना बोल सकता हूँ कि रिस्क कंट्रोल कैसे करें, और रिस्क कंट्रोल का सबसे बड़ा आप करो कि अपनी फैमिली में, और अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में बराबर लोग नहीं है, आपके एडवाइजर को रिस्क कमेटी में बिठाओ कि टुकराल जी ये काम करना चाहते हैं, आपकी क्या ओपिनियन है। करो बाद में कुछ भी, लेकिन प्लीज टेक हिज ओपिनियन। गोल्ड में कितना रखना है? 5 से 10% अपना एसेट का गोल्ड में रखो, ठीक है। डेट में 20 से 30% आपका काम हो जाएगा। बाद में मेरे हिसाब से 40 से 50% आपको इक्विटी में धीरे धीरे पैसा डालना चाहिए। और डायरेक्ट स्टॉक्स में मुझे मालूम है क्लाइंट का पैसा नहीं बनता है, लेकिन फिर भी एक चुल होता है हम सब लोगों में करने का कुछ, तो वो मैं रोक नहीं सकते हम। तो आप थोड़ा 2-4-5% करना चाहिए, लेकिन बड़ा पैसा वहाँ पे, क्योंकि आप खरीदते लेते हो, बेच नहीं पाते।
तो सर मेरा ये थोड़ा लंबा आंसर है, बड़ा थोड़ा मैंने बहुत अच्छा आप सही कर रहे हैं, लेकिन जो अभी गोल्ड में रिटर्न मिला हुआ है मैंने देखा 2014 से लेकर के और अभी 23 है, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। 14,000 के से स्टार्ट और 13-14 में आज 60,000 है, तो इतना न शेयर में आया ना उसमें आपका म्यूचुअल फंड में आया। खैर हो सकता है आगे वाला जैसा अभी आपने बताया कि अब आगे नहीं बढ़ने वाला है, और हमारे हिसाब से जो अभी आप जो बताए इंडिया काफ़ी ग्रोथ है, उसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन अधिक बढ़ रहा है। सबसे बड़ा रीजन हमारा कंज्यूम अधिक होगा, जो अभी आपने फर्मा के बारे में बताया, तो दिस इज़ वेरी गुड आइडिया। और हम लोग यहाँ व्यापारी हैं, यहाँ पे कालीन का काम होता है, तो कुछ आप बहुत जगह जाते हैं, कुछ नया बिजनेस का आइडिया बताइए कि और किसमें क्या किया जाए, तो आपने बता दिया, चलिए ठीक है। देखिए मैं आपको अगर मेरे से आप बिजनेस का आइडिया बताऊँ, आपको 3-4 बिजनेस का आइडिया बताता हूँ, तो मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत अच्छा काम करेंगे। एक मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में नर्सिंग स्टाफ की और ड्राइवर क्लीनर की कमी रहेगी पूरी दुनिया में। मुझे ट्रांसपोर्ट वाले बोलते हैं बहुत दुखी है ट्रांसपोर्ट बिजनेस से। मैं बोले तू ऐसा करना भैया, तू ड्राइवर की जैसे एयर होस्टेस ट्रेनिंग करने के इंस्टीट्यूट है ना, कनाडा में शॉर्टेज है, यूएस में शॉर्टेज है, पूरी दुनिया में शॉर्टेज है। इंडिया में कौन सा व्यापार, पूरी दुनिया में कौन सा व्यापार सबसे बड़ा बनने वाला आने वाले पीरियड में, वो बनने वाला कि बड़े बूढ़ों का केयर रखने का। नर्सेज का, नर्सेज नहीं, नर्सेज तो आगे पूरा आप बोलोगे आपके घर में नर्सिंग को बना देंगे सर, आईसीयू में ले जाने का जरूरत नहीं है, कुछ कम है, वो पूरी दुनिया बढ़ने वाला है। दिल्ली में चालू की वो सर बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ने वाला है, क्योंकि हम सब लोग ज़्यादा पैसा होगा और अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी होगी, हम अनहेल्दी होंगे, बच्चे कम होंगे, बच्चे अलग जगह जगह होंगे, बच्चे आ नहीं पाएंगे, हम उनको बर्डन भी नहीं कर सकते। तो आप मुझे 2 बिजनेस पूछो, इसमें अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ आने वाला है, उस हिसाब किताब नहीं है कुछ। ये मेरा नहीं, बहुत बहुत अच्छा आपने कहा कि और आने वाले हमारे इंडिया में लोग काफ़ी एजेड भी हो जाएंगे। आप देखिए डॉक्टर लोग के लिए क्या गोल्डन पीरियड है, भाई सरकार बढ़ा रही डॉक्टर को। यहाँ इंडिया में एयरपोर्ट के बाहर ही बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलेंगे, आपको इमिग्रेशन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वीजा का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। जरा बाइक पीछे देना। आपको इमिग्रेशन आएगा, लोग सऊदी से कहीं से भी आएगा, दिल्ली एयरपोर्ट उतरेगा, इमिग्रेशन का जरूरत नहीं है, वहीं पे बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले रहेंगे, इलाज करा के वापस सीधा। तो इंडिया विल बिकम मेडिकल टूरिज्म में और भी आने वाले पीरियड में। कुल मिला करके जितना हमारे पास पैसा हो उसका 10% 15% ऊपर शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। नहीं एफएफसी में नहीं लगाना चाहिए। नहीं सर, म्यूचुअल फंड में। नहीं 50%, 10-15% में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ सर, सर डॉक्टर साहब को बोलने अच्छे फंड्स जो है वो एजेंट के पास नहीं है, अच्छे फंड्स जो होते हैं वो बैंकों के पास होते हैं, क्योंकि बैंक ये कोविड आया था, मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले संतोष कामत के साथ मीटिंग की थी, होती नहीं है, खर्च ही नहीं है यहाँ पे। तो इवन दो एनी क्वेश्चन और कुछ करिए। अभी हमने न्यूज़ में पढ़ा कि करीब 6-7 हज़ार करोड़ का म्यूचुअल फंड डाउन हुआ है लोगों को उधर सेल करने के लिए। इसमें क्या सकता है? 6-7 हज़ार करोड़ जो है म्यूचुअल फंड की बिक्री कम हुई है। इन्वेस्टर कम आए। नहीं नेट सेल्स 35% शेयर की वजह से नहीं इनकम टैक्स को थोपने को नहीं ऐसा नहीं। इंडियन इन्वेस्टर बहुत होशियार हो गए हैं, जिस महीने में बाजार बढ़ता है उस महीने वो कम खरीदते हैं, और जिस महीने बाजार गिरता है उस महीने ज़्यादा खरीदते हैं। तो फरवरी में 25 जब निफ्टी 15-16 हज़ार हो गया तो 25,000 करोड़ का बाइंग आया उसमें। तो इंडियन इन्वेस्टर FII से भी होशियार हो गया। एक क्वेश्चन मेरा है कि आपके सारे उससे ये समझ में आया कि फार्मा इज एरिया जहाँ पे हम लोग को और सोचना चाहिए, तो उसमें मैं सजेशन के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ कि विच फार्मा कंपनियों में आप जैसे 2-3 को फार्मास्यूटिकल फंड्स नहीं, वो तो ठीक है, उसमें मतलब कोई नो वही तो हमारी रेसिपी है, वो मैं बता- वही हमारी रेसिपी है। नहीं, वो तो वही मैंने- हमारी रेसिपी है। देखिए वो एक इन कम्युनिकेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने बात बोली है। आपको फाइनली कौन सा प्रोडक्ट सूट करता है इनसे पूछिए, मैं कल चला जाऊंगा, जवाबदारी मेरी कुछ नहीं है।
नहीं, लेकिन सर देखिए, मैं एक डिजिटल कैमरा खरीदने गया कोई टाइम, मैं सिंगापुर में था, 40,000 का कैमरा था। आई थॉट ऑफ बाइंग इट। माई सन टोल्ड मी समथिंग वेरी स्मार्ट, बोला पापा आफ्टर सेल सर्विस कौन देगा, आप देखते हुए दुकान से मान लीजिए। सर कल नोकिया था, आज नहीं है। कल सर, कोडेक देखिए, था, दुकान से माल आज लेना। नहीं है ना। मैं डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब प्लीज। धन्यवाद। मेरा नाम पीयूष जायसवाल जी बोलना चाहते हैं। डॉक्टर पीयूष जायसवाल, वरदान हॉस्पिटल का संचालन कर रहा हूँ मैं। और धन्यवाद कि आपने हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के बारे में इतना अच्छा बोला कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा है। तो 2 सवाल था मेरा। एक तो ये था कि जो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, अभी मैं अपना एज अगर 38 साल है मेरा, तो 30 साल का इन्वेस्टमेंट अगर मानूँ आपकी लाइन ही 50 साल के बाद चालू होते, 60 सीट पर कहाँ से बैठोगे आप? सर डॉक्टर साहब की गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मेरे पड़ोसी लोग के लिए मैंने अभी तक उनको बच्चों को समझाया ही नहीं। और उन्होंने जब घर पे या घर के आसपास के दोस्तों ने इंश्योरेंस बेचा तो उनके दिमाग में यही है इतने साल के बाद पैसा निकलेगा। नो, हमारे यहाँ सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न तीनों का ख्याल रखा जाता है। आपको नहीं पसंद है आज डालिए, तीसरे दिन निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी है सर, आपसे पूरी लिक्विडिटी देते हैं। लेकिन क्या होता है, देखिए आप बड़े डॉक्टर हैं, सड़क पे बैठा हुआ 1 करोड़ रुपए की गोली बेचता होता कोई, नीम हकीम को बोलो कोई भी बीमारी का सर इलाज करते होंगे, जितना बड़ा डॉक्टर होगा वो क्या बोलेगा, यू नो कॉम्प्लेक्सिटी। आप एक्सपर्ट उस फील्ड के, फिर भी आपको मालूम है ह्यूमन बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है, तो आप कभी गारंटी नहीं देंगे। यू से आई विल डू माई बेस्ट बाद में। आपने परसेंटेज का एवरेज नहीं बताया कि अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपए आया तो कितना कितना किसमें लगाना। देखिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो 5 से 10% गोल्ड में जाना चाहिए, 10 से 20% एफडी में रहना चाहिए, 20 से 30% लिक्विड एसेट में रहना चाहिए, 50% आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड में
रहना चाहिए। और मैं आपको बोल रहा हूँ, ज़्यादा प्रॉपर्टी में एक्सपांड मत करिए, प्रॉपर्टी में एक्सपांड मत करिए। प्रॉपर्टी लेना आसान है, मोदी गवर्नमेंट एक दिन वो भी खा जाएगी। नहीं मोदी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं, आपका पड़ोसी खाएगा सर। मोदी जी कोई भी पॉलिटिकल लीडर आपकी जमीन खा के नहीं गया, जमीन आपकी रिश्तेदारी खा के गया। ज्यादा होगा तो कहेंगे कि चलो ये भी नहीं सर, वो तो कब हो, देखिए वो तो कब होगा पता नहीं है। आज की जो ग्राउंड रियलिटी क्या है, कौन कब्जा करता है प्रॉपर्टी पे? पड़ोसी, भाई बहन, भाई रिश्तेदार ना। और हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं सर जब हम फिजिकली मेंटली बहुत मजबूत होते हैं। आप इंडिया का कोई भी शहर में चले जाइए, कोई भी 50 साल वाली पुरानी प्रॉपर्टी देख लीजिए, उसका एक वारिस बता दीजिए। लेकिन उसका मोह इतना ज्यादा है कि हम रोक नहीं पाते। करेंगे सर, करेंगे हम लोग। एनी मोर क्वेश्चन? हाँ प्लीज। ये इन्होंने, मैं एकदम इनकी आवाज़ बुलंद है तो उन्होंने पूछा कि SIP कितने फंड में लगाना। देखो मैं एलोकेशन देता हूँ, मैं कम से कम 8 से 10 फंड में देता हूँ, क्योंकि नहीं सर कैसे 10 फंड है, क्या टू मच सर, एक झटके में रिडम्पशन होता है, क्या फर्क पड़ता है। और आने वाले पीरियड में आपको FD भी एक बैंक में नहीं रखनी, ध्यान रखिएगा। बैंक से 5 लाख रुपए तक ही है, बैंक से क्या डर है? कोई नेशनलाइज कुछ भी होने दो, इट इज योर मनी। तो आपको आने वाले पीरियड में FD भी अलग अलग मैच्योरिटी की रखनी पड़ेगी, 1 साल की, 3 साल की, 5 साल की, अलग अलग बैंक में। पहला नाम आपका, दूसरा नाम वाइफ का, फिर दूसरी FD में वाइफ का नाम पहले, आपका नाम सेकेंड, ऐसा 5-5 लाख रुपए का। तो आने वाले पीरियड में रखना ही पड़ेगा आपको। सरकार हर चीज से धीरे धीरे अपने हाथ खींच लेगी, खींच लिया है। पहले आप रोड चलाते थे, रोड पे गाड़ी चलाते थे, कोई टोल टैक्स देना नहीं पड़ता था, बच्चों को स्कूल भेजते थे, फ्री था, हॉस्पिटल फ्री थे। गवर्नमेंट इज कमिंग आउट ऑफ लाइफ ऑफ एवरी सिटीजन स्लोली। वो क्यों आपके पैसे पे ध्यान देगी भाई? सर माय सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो देयर, लेट्स से हर 3 महीने में मेरे पास 5 लाख स्पेयर हो जाता है, फिर 4 महीने में 5 लाख स्पेयर होता है। लमसम कहाँ लगाया जाए? SIP तो चल रही बैंक से डाले, तो लमसम आप ऐसा करो सर, ठुकराल साहब कैन आई विल सर्टनली सेट विद देम। हाँ तो Thank you, ठुकराल साहब। देखिए, या तो एक बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी उसमें आप डाल सकते हो, या जो आपके पास लमसम पैसा हो 12 महीने की STP आप लोग कर सकते हो, तो उसके थ्रू पैसा ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस फंड में रखकर। थैंक यू। है जी। कितना पीरियड सर? 1 ईयर 3 ईयर में आपके पास इक्विटी सेविंग फंड अवेलेबल है, जो आपको 6 से 7% के आसपास पोस्ट टैक्स रिटर्न दे सकते हैं। और 3 साल का पीरियड में बैलेंस एडवांटेज लगा सकते हो आप पैसा उसको। सर एक चीज़ और, SIP स्मॉल कैप में लगाई जाए कि सेफ जगह लगाई जाए? जहाँ आप टुकराल जी बोल रहे नहीं, मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर मैं बताता हूँ। यस तो सर स्मॉल कैप में लगाने में प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल कैप के लिए आपको लॉन्ग टर्म देना पड़ेगा। आप स्मॉल कैप लगाइए तो कम से कम 8 से 10 साल का हॉरिजन दीजिए। हम लोग बच्चों की SIP स्मॉल कैप में कराते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप स्मॉल कैप की SIP करा करके हर महीने 2 महीने पे लार्ज कैप से कंपेयर करेंगे तो नहीं है, तो थोड़ा समय देना होगा। और आपको बताऊं, हाल छोटा है, अगली बार विजय मंत्री साहब से जब मीटिंग करेंगे तो यहाँ के सबसे बड़े हॉल में करेंगे, जहाँ 1000 लोगों के बीच में, और मंत्री साहब 3 घंटे का पूरा शो लेंगे। तो उसमें आपको बताएंगे ना तो कोई किराया, ना कोई ब्याज, ना कोई तनख्वाह व्यापार से बढ़ के नहीं हो सकती। इवन डॉक्टर्स का इन्होंने फ्यूचर अच्छा बताया, बट मेरा मानना है कि सर्विस इंडस्ट्री है, पैसा तो बिजनेस से ही आता है, टर्नओवर होना चाहिए। और बिजनेस टर्नओवर हमारे बदले में केवल कारपेट है, तो अदर देन कारपेट के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा, हमें यहाँ जाना पड़ेगा।
हमें वहाँ 3% का सबवेंशन मिलता है, हम उसका यूज कर सकते हैं, हमारे को फाइनेंस मिलता है सस्ते में और हमको अच्छे में इन्वेस्ट होता है, हमें करना चाहिए। रिस्क कहाँ नहीं है, जहाँ रिस्क नहीं है वहाँ गेन नहीं है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन एमएफ में आपका रिस्क ऐसा है कि म्यूचुअल फंड में आपका अगर आपने पैसा डाला और आप लॉन्ग टर्म रहे तो कभी भी पैसे का नुकसान नहीं होता, ध्यान रखिए। दूसरा, इक्विटी का मतलब क्या, इक्विटी को हिंदी में अंश बोलते हैं, अंश का मतलब हिस्सा। जब आप इक्विटी लेते हो तो किसी व्यापार में हिस्सेदार बनते हो, चाहे वो 0.001% रहा, चाहे 2% रहा, 4% रहा। आपको फार्मासिस्ट होने की जरूरत नहीं है फार्मास्यूटिकल कंपनी खरीदने के लिए, आपको टेक्नोक्रेट होने की जरूरत नहीं है आपको आईटी कंपनी में पैसा डालने के लिए, आपको होटलियर होने की जरूरत नहीं है होटल इंडस्ट्री से पैसा बनाने के लिए। आप कारपेट वाले आप वॉलमार्ट को सप्लाई करते हैं या जारा को सप्लाई करते हैं, आई डोंट नो कहाँ सप्लाई करते हो, आपको लगता है ज़्यादा पैसा बना रहा है, यू कैन गो एंड बाय शेयर ऑफ दैट कंपनी। जहाँ भी आपको लगता है कि आपकी जेब से कोई पैसा बना रहा है, सबसे अच्छा बदला लेने का तरीका है उस कंपनी के शेयर खरीद लेने का। सिंगल कंपनी में रिस्क है तो आप म्यूचुअल फंड खरीदो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिस्क इसलिए नहीं, आपको बताऊं क्यों रिस्क नहीं है म्यूचुअल फंड में। इकोनॉमी के अंदर एक आदमी का नुकसान होता है, दूसरा फायदा कमाता है। सपोज टीवीएस का सेल्स गिर रहा है तो हीरो मोटर्स का सेल्स बढ़ेगा, हीरो मोटर का सेल्स गिर रहा है तो मारुति का बढ़ेगा। और आपको बहुत सिंगल स्टॉक में क्या प्रॉब्लम बताऊं आपको मैं, आपने जिलेट कंपनी का नाम सुना है? कैसी कंपनी है सर? सेल्स नहीं बढ़, सेल्स ग्रो नहीं हो रहा है जिलेट का, मालूम आप लोग क्यों? क्योंकि लड़के लोग दाढ़ी रखना चालू कर दिया। आजकल दूल्हा शादी में दाढ़ी में आ जाता, हमारे टाइम में अनथिंकेबल था। एक्चुअली जो प्रोडक्ट आप वीक में 5 दफे इस्तेमाल कर, नहीं सही बता रहा हूँ सर। और हमारे टाइम क्या होता था सर कि जो दाढ़ी रख लेता ना कॉलेज टाइम, हमारे टाइम उसका अलग ही सम्मान किया जाता था, उसको मतलब पिता वार्षिक माना जाता था। और सब हम लोग बैठ के उसके लिए यूज्ड टू बाय ड्रिंक फॉर हिम कि भाई इश्क में हारा हुआ है। आजकल जो क्लीन शेव यंग लड़का है मतलब वो इश्क में हारा हुआ है, दाढ़ी वाले के पास तो गर्लफ्रेंड है ही है। तो अभी देख क्या हुआ, आप देखिए जिलेट का दाम गिर गया लेकिन ट्रिमर का सेल बढ़ गया, एंड दैट इज फिलिप्स कंपनी। तो म्यूचुअल फंड में आपको अगर एसबीआई का मार्केट शेयर गिर रहा है, एचडीएफसी खा रहा है उसको, लोग बीमार पड़ रहे हैं तो फार्मास्यूटिकल है, आईटी की तरफ जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ तो आईटी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में, तो आपको पूरा बकेट मिलता है इन्वेस्ट करने के लिए। और इसलिए आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा लॉन्ग टर्म में फायदा होता है। सर मैं अपने स्टाफ को, जिनके वजह से आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं, और हॉल की कैपेसिटी कम थी, अदरवाइज लोगों ने कहा कि हम तो 1000 कर सकते हैं सर, कोई इश्यू नहीं है, आप गांव में जाने दोगे? हमने कहा नहीं, अभी तुम्हें 100 ही करने हैं। तो बेचारों ने 100 किए। मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम को सबके सामने ऑनर करें, उनको भी अच्छा लगेगा। ऑनलाइन चल रहा, थोड़ा सा उनका भी क्रेडिट बढ़ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रेम मिश्रा जी को इनवाइट करूँगा, प्लीज़ प्रेम मिश्रा जी आइए। अंकुश मनीष, मनीष जी अंकित गुप्ता, सिद्धार्थ चटर्जी is from Gurgaon. Roji Beach,
अंकित गुप्ता, निशी, संजय पांडे जी, मैं बाकी अपने स्टाफ को बोलूँगा 2 मिनट सर के साथ आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट वाले प्राइस के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद ही हम लोग डिनर करें। फटाफट बाकी लोग भी आ जाओ। शिवम, प्रीति, आ जाओ बद्री, जल्दी आओ। यस, वेट मत कराओ, जल्दी आओ। चलो आशीष, तुम भी आ जाओ। आइए पांडे जी, संतोष। चलिए, हमारी छोटी सी टीम है, केवल भदोही की है, अभी बनारस और गुड़गांव और लड़कियों को हमने दूर वालों को छोड़ दिया। तो थैंक्स टू यू सर, आपने इन लोगों को ऑर्डर किया। इन सबको मालूम होना चाहिए कि अगली बार मेहनत करेंगे तो बाकी लोग भी ऑर्डर होंगे। थैंक यू वेरी मच। तो इसमें से 3 प्राइज निकाल, 3 प्राइज कोई निकाल लीजिए, कोई 3 निकाल लीजिए। आप तो किसी को जानते नहीं हो। फैज अहमद खान, मिस्टर फैज अहमद खान। सर, अवार्ड भी आपके को थैंक यू। मिस्टर त्रिभुवन, सर अभी आपने पत्रकारों में एक पत्रकार को काफी क्वेश्चन उसके झेले थे और मुझे लगा आज तक वाला जो मैंने बोला था आपको, इसको आपने निकाल दिया। मिस्टर महेश जायसवाल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज तक का पत्रकार जरूर लिखे सर, अभी आपके साथ था, ये दोबारा आ गया। सर अब आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन हमारी जनता अभी कुछ और सुनना चाह रही थी। अगर आपके पास स्टेमिना बचा है तो कोई हिल नहीं रहा, खाना लगा हुआ है, मगर सुनने के लिए लोग तैयार हैं। कोई एक आध ऐसी टिप दे जाइए जो अगली बार की आपकी विजिट तक आपको याद रखे, प्लीज। छोटे तो बहुत ही संक्षिप्त में बोलता हूँ आपको कि हम सबका बिगेस्ट असेट एक्चुअली हम खुद हैं। अपने शरीर का कैसे ध्यान रखें, वो मेरी सबसे बड़ी टिप है। इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है। आप अगर अच्छी हेल्थ रखेंगे तो अपनी लाइफ 5 साल तक बढ़ा सकते हो। और सबको मालूम है क्या करना है, खाने पे कंट्रोल करना है। 90% चीज़ें नहीं खानी है। इन्वेस्टमेंट के अंदर वही चीज़ है कि 90% चीज़ नहीं खानी है। और इन्वेस्टमेंट हेल्थ का लॉजिक एकदम बराबर है। आदमी रिटर्न देखता है और जीभ ललचरा जाती है उसकी। जब हम खाना खाते हैं तो किसी से पूछा जाता है कि खाना कैसा है, तो बोलता है टेस्टी खाना है। खाने का नंबर 1 फंक्शन है बॉडी को न्यूट्रिशन देना, नंबर 2 एनर्जी देना। लेकिन खाना टेस्ट डिसाइड करता है और खाना जीभ को पसंद आता है। जीभ कितने इंच की होती है? 1.5-2 इंच की। गुलाब जामुन जीभ में कितने देर टिकता है?
क्या गुलाब जामुन लीवर को पूछता है, इंटेस्टाइन को पूछता है, किडनी को पूछता है कि मुझे खाना नहीं खाना? एक गुलाब जामुन 1 मिनट में खा लिया, उसको पचाने के लिए 1 घंटे वर्कआउट करना पड़ेगा। तो अपने सेहत का ध्यान रखें, 90% चीज़ें नहीं खाएं, 90% इन्वेस्टमेंट को मत देखें। सेकंड थिंग, ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें अगर आपको फिजिकल वर्कआउट नहीं कर पाते हो तो, क्योंकि अगर कोई बोलता है कि मेरा 80 किलो का वजन 60 किलो हो गया, तो बॉडी में 20 किलो जाता किधर से है? कोई बोलता है स्वेटिंग के थ्रू जाता है, कोई बोलता है अलग थ्रू जाता है। एक्चुअली 85% ऑफ वेट लॉस हैपन थ्रू ब्रीदिंग आउट। सांस छोड़ने से 85% वेट का रिडक्शन होता है। तो अगर मेरे हिसाब से अगर सबसे बड़ा टिप मैं आपको दे पाऊंगा, वो वेल्थ का नहीं है, हेल्थ का है। आज कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अंकुश जी हर महीने एक न्यूज़ लेटर बनाते हैं। वो न्यूज़ लेटर भदोही से ज़्यादा गुड़गांव वाले लोग पसंद करते हैं। अगर एक दिन डिले हो जाता है तो फ़ोन आ जाता है। वो न्यूज़ लेटर आपकी फाइलों में भी होगा। उसको विजय मंत्री जी ने देखा, उन्होंने कहा यार ये सब तुमने निकाला कहाँ से? ये तो मेरा कॉपीराइट है। कहें साहब कहाँ कॉपीराइट है, सब तो गूगल में मिलता है, मैंने गूगल से निकाला है। तो कहने का मतलब ये कि ये न्यूज़पेपर आपके यहाँ हर महीने मेल पे जाता है, प्लीज़ देखिएगा। और आज को मीटिंग के लिए जो मेन सूत्रधार हैं अंकुश जी, वो थैंक्स करना चाहते हैं। उन्होंने हमें ज़्यादा टाइम दे दिया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। अंकुश जी। थैंक यू सभी लोगों का जो यहाँ पर उपस्थित है। जो भी इस हॉल में उपस्थित है उसने एक चीज़ तो पक्का सोची है, वो जब 6% और 5% की कैटेगरी है वो उससे तो ऊपर उठ गया। क्योंकि अब वो सोचने लगेगा इक्विटी करना है कि नहीं करना है। सोचना पहला स्टेप है, करना दूसरा स्टेप होगा, और बने रहना वो हमारी तरफ से तीसरा स्टेप होगा। जहाँ पर हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि क्या नहीं करना है। तो अक्सर ये होता है, मार्केट चढ़ती है कोई कॉल नहीं आता, मार्केट गिरती है तो फोन जरूर आता है आज क्या हो गया। तो लगता है हुआ तो ऐसा कुछ नहीं है, बाजार ही गिरी है, अभी दुनिया चल रही है, कल शायद फिर उठ जाएगी। तो इस पूरे दौड़ में जो हैंड होल्डिंग का काम है जो हम लोग करते हैं, खराब टाइम आता है तो बताते हैं बने रहे, इन्वेस्ट करें और डालें। सर ने एक चीज बहुत अच्छी कही कि हमें क्या नहीं करना है, अगर हमें वो पता हो तो हम 90% करेक्ट हो जाएंगे। हमें 90% चीजें तो नहीं करनी है, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे गुलाब जामुन आ रहा है तो सब कुछ इनटेक हो जाता है। तो हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना कि हमें करना क्या नहीं है। बाकी सही गाइड करने के लिए हम लोग हैं, आप हैं, डिस्कस करके किया जा सकता है। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सबसे कहूँगा प्लीज़ हम लोग डिनर के लिए ज्वाइन करिए हमें। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। थैंक यू। क्या भाई कि कौन और क्या हाल चाल है? आइए। अरे वाह भाई वाह, देखिए और कैसे हैं आप? भैया
है